वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सिज्म। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मॉक टेस्ट 10th पढ़ेंगे जो नॉर्सेट एग्जाम के लिए स्टार्ट किया है एम्स के लिए। 1 सितंबर को पेपर होने वाला है आपका। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो स्पेशल क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग और अदर CHO जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन है CHN के, उसके क्वेश्चन देखने के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट है, तो उसमें आपके लिए एटलीस्ट 1000 CHN के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट, जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें, और जब भी आपके लिए मैं वीडियो पब्लिश करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पे गाइस, ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं एम्स नॉर्सेट के साथ साथ जिनका CHO के लिए CRPF के लिए एग्जाम होगा उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड पर केजी इज। तो 1 साल का बच्चा है, उसके वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलो वेट के हिसाब से कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन है यहाँ पर A 100, B 200, C 300 और D 400। पर केजी के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है 1 साल का बच्चा, उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A 100 किलो कैलोरी। किस हिसाब से कि जो 1 साल का बच्चा है उसकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पड़ेगी। तो टोटल किलो कैलोरी कितनी चाहिए पड़ेगी यदि 1 साल के बच्चे का जो वेट है 10 केजी वेट रहता है, तो उसके लिए जो किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी पर डे के हिसाब से, तो उसको 1000 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ सकती है। 1 साल के बच्चे के लिए कितनी किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ सकती है यदि पर केजी के हिसाब से पूछा जाए तो होगी 100 पर किलो कैलोरी पर केजी। और यदि यहाँ पर फुल डे के हिसाब से पूछा जाए कि तो पूरे दिन में कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट इज, इफ अ बेबी बॉर्न एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC इन इम्यूनाइजेशन विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर फर्स्ट। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक बेबी हुआ है, डिलीवरी हुई है किसी लेडी की, तो उस बेबी के लिए जो इम्यूनाइजेशन दिया जाना है तो उसको फर्स्ट वैक्सीन है जो कौन सी दी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन DPT, MMR, BCG और D इन्फ्लुएंजा, तो जो फर्स्ट वैक्सीन दी जाती है एट द बर्थ वो कौन सी है, वो है OPV और BCG वैक्सीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, BCG वैक्सीन। तो गाइस, यहाँ पे BCG वैक्सीन को पूरे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए एक लिंक दूंगी जिसमें जितनी भी वैक्सीन है जो हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है उनके क्या रूट रहते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरीके से यूज़ की जाती है, उनका डाइल्यूशन क्या है, वो सभी चीज़ें आपके लिए उस वीडियो में मिलेंगी। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपका इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को लेके पूरे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट वाइज पॉइंट्स मिलेंगे आपको वहाँ पे हर एक वैक्सीन के। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर तो मैंने BCG वैक्सीन के बारे में बस बताया है, उस वीडियो में आपके लिए ऑल ओवर वैक्सीनेशन के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर BCG वैक्सीन दी जाएगी एट द बर्थ, CHC में कोई बेबी डिलीवर हुआ है तो तो यहाँ पे BCG वैक्सीन को लेके सभी पॉइंट्स हैं। BCG वैक्सीन किस रूट से दी जाती है, इंटरडर्मल रूट से। कहाँ पर, लेफ्ट अपर आर्म में। और BCG वैक्सीन को लेके एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करती है। तो हमेशा के लिए आपने देखा होगा जिन भी लोगों को BCG वैक्सीनेशन हुआ है एट बर्थ, तो उनकी लेफ्ट अपर आर्म में है जो एक स्कार फॉर्मेशन राउंड राउंड देखने को आपके लिए मिलेगा। डोज कितना दिया जाता है, यदि एट द बर्थ डोज दे दिया तो 0.05 ml, और यदि 4 वीक के बाद, 1 मंथ के बाद किसी बेबी को BCG दी जा रही है तो 0.1 ml। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, BCG वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है, तो एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ इसका डाइल्यूशन भी पूछा जाता है। तो ये नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट की जाती है और इसको स्टोर करके है जो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है जो स्टोर करके रखा जाता है। तो ये BCG के सभी पॉइंट्स हो गए। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे
कि BCG वैक्सीन इंट्राडर्मल रूट के थ्रू लेफ्ट अपर आर्म में दी जाती है, परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करती है। एट द बर्थ दी जाए तो 0.05 ml इसका डोज रहेगा। यदि 4 वीक की एज के बाद दी जाए, 1 मंथ की एज के बाद दी जाएगी ये, तो 0.1 ml, और 1 साल तक की एज तक के बच्चों में दी जा सकती है। उसके बाद BCG को नहीं दिया जा सकता है। और ये ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करती है। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। इसका स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन। तो ILO का जो हेड क्वार्टर है, मेनली यहाँ पे क्वेश्चन है ये कि वो कहाँ पर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है यहाँ पर स्कॉटलैंड, जेनेवा, डेनमार्क और D USA। तो एक यूनाइटेड नेशन बेस्ड कंपनी है, एजेंसी है, सॉरी, है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो। तो इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है, यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जहाँ पर WHO का है। तो वहीं पर ILO का भी हेड क्वार्टर है, देखिए यहाँ पर। और इस एजेंसी की स्थापना है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है 1919 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पर इसका लोगो दिया हुआ है। इस लोगो से लेके आपको एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो सर्किल है इसको कितने पार्ट में सर्किल को डिवाइड किया गया है। तो अंदर की साइड देखिए आप, ILO के पूरे में राउंड में देखिए, जो सर्किल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट इज 3Ds, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस आर द सिम्टम्स ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। 3D सिम्टम्स आपने पढ़े होंगे, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस। तो ये किस डिसीज में देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं पेलाग्रा में। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस जो 3D सिम्टम्स हैं, किसकी कमी के कारण देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिम्टम्स है तीनों पेलाग्रा में देखने को मिलेंगे, बट पेलाग्रा किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर थियामिन, राइबोफ्लेविन, बायोटिन और D नियासिन। तो जो पेलाग्रा डिसीज है वो किसकी कमी के कारण होती है, वो होती है नियासिन की कमी के कारण। और जो यहाँ पर सिम्टम्स है वो किसके हैं, सभी पेलाग्रा के। राइट आंसर क्या होगा, D नियासिन। नेक्स्ट इज विच इज द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन अ क्लाइंट। किसी भी पेशेंट में आयरन की कमी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट है जो बेस्ट माना जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर फेरस सल्फेट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन और D हीमोग्लोबिन। तो हमारी बॉडी में जो आयरन स्टोर करके होके रहता है वो रहता है फेरेटिन फॉर्म में। तो इसीलिए जो बेस्ट टेस्ट है माना जाएगा आयरन डिटेक्शन के लिए कि कितना आयरन है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए जो बेस्ट टेस्ट होगा वो होगा सीरम फेरेटिन टेस्ट। सो इज द राइट आंसर इज B, सीरम फेरेटिन। नेक्स्ट इज ट्रिप्टोफैन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट। तो ट्रिप्टोफैन क्या है कि अमीनो एसिड है, सभी में प्रेजेंट होता है बट किसी एक में छोड़कर। ऑप्शन है मैजे, चिकन, फिश और D चीज। तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है जो इन्फेंट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और जो एडल्ट्स हैं उनमें अदर चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ट्रिप्टोफैन सभी चीज़ों में प्रेजेंट है, चिकन, फिश, चीज़, बट किस में प्रेजेंट नहीं होता है, ये नहीं होता मैजे में। यहाँ पर ये देखिए ट्रिप्टोफैन क्या है, एक अमीनो एसिड है जिसकी ज़रूरत नॉर्मल ग्रोथ, इन्फेंट्स में जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए, और एडल्ट्स में बॉडी के अंदर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रिप्टोफैन की। और जो ट्रिप्टोफैन है वो मैजे में प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट इज द पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इज नोन एज। कौन सा टाइम पीरियड है जब इन्फेक्शन हुआ है, सॉरी, इन्फेक्शन और जो एंटीबॉडीज डिटेक्ट हुई है बॉडी में, वो बीच का टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड कहलाएगा HIV का। ऑप्शन है यहाँ पर एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, विंडो पीरियड और D क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो ऐसा टाइम पीरियड जिसके बीच में क्या हो, इन्फेक्शन भी डिटेक्ट हो जाए और एंटीबॉडीज भी बन रही हैं बॉडी में हमारी, वो भी डिटेक्ट हो जाए, तो वो पीरियड क्या कहलाता है, वो कहलाता है विंडो पीरियड। तो ये HIV का विंडो पीरियड है जिसमें पोटेंशियल एक्सपोजर हो जाए HIV इन्फेक्शन का, और साथ ही साथ जो टेस्ट है वो भी एक एक्यूरेट रिजल्ट शो करे, तो वो टाइम पीरियड कहलाता है विंडो पीरियड। इस टाइम पर पेशेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस कंडीशन में रहेगा, इवन दूसरों को भी वो अपना इन्फेक्शन दे सकता है इस विंडो पीरियड में। नेक्स्ट इज पेप स्मीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
पेप स्मीयर किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन और डी नन ऑफ दी अबव। तो पेप स्मीयर जो सर्वाइकल कैंसर है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पेप स्मीयर किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? तो ये है जो सेकेंडरी प्रिवेंशन का एग्जाम्पल माना जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो सर्वाइकल कैंसर की सब क्लिनिकल स्टेज का पता लगाया जा रहा है कि और ज़्यादा तो नहीं हो रहा, किस स्टेज पे है जो सर्वाइकल कैंसर यदि हुआ भी है तो ये सब क्लिनिकल स्टेज का पता लगाएगा जो पेप स्मीयर परफॉर्म किया जाएगा। तो किस में आएगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन में। डिसीज़ की प्रोग्रेस होने के पहले ही जो डिसीज़ डिटेक्ट कर ली जाए तो उसके लिए किस कैटेगरी में जाते हैं? वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में। फिर इज द राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज रेबीज इज कॉज्ड बाय वायरस कॉल्ड। तो रेबीज जो एक वायरस के थ्रू होने वाली डिसीज है, तो किस वायरस के थ्रू होने वाली डिसीज है? जनरली रेबीज किसके कारण होती है? जो इन्फेक्टेड एनिमल्स स्पेशली डॉग और कैट के काटने के कारण होती है जो डिसीज है। और इसमें जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रेबीज किस वायरस के कारण होती है? एडिनो वायरस, फाइलेरियल, मैक्सो वायरस या फिर लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। रेबीज है जो वो होती है लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट के थ्रू, और जो एक आरएनए वायरस है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। रेबीज इज कॉज्ड बाय द आरएनए वायरस कॉल्ड लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट। इट्स बिलोंग्स टू द फैमिली रेब्डोब्रेडी सीरोटाइप फर्स्ट। तो आपको याद रखना होगा कि जो रेबीज वायरस है कौन सा वायरस है? लाइजा वायरस टाइप फर्स्ट का वायरस है, आरएनए वायरस है। साथ ही साथ रेबीज किसके द्वारा होती है? तो ये होती है जनरली जो इन्फेक्टेड डॉग रहे, कैट रहे, उसके बाइट करने के कारण एनिमल्स में होने वाली डिसीज है। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम एग्जाम में आता है वो है हाइड्रोफोबिया, दैट मीन्स फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज द अनदर नेम फॉर लेप्रोसी। लेप्रोसी का दूसरा नाम है जो क्या है? ऑप्शन है हैंसेंस डिसीज, छगस डिसीज, स्लिम्स डिसीज और डी नन ऑफ दी अबव। तो लेप्रोसी है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू होने वाली डिसीज है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है हैंसेंस डिसीज। सो इज द राइट आंसर इज ए, हैंसेंस डिसीज। तो लेप्रोसी का एक जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसका नाम भी आप लोग याद रखना, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेफ फॉर डिस्पोजल ऑफ मरकरी। यदि कहीं पर मरकरी गिर गई है तो आपको उठाना है उसको, तो किस तरीके से उसको आप डिस्पोज करेंगे? ऑप्शन है वरी अंडर द अर्थ, ऑटोक्लेविंग, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज और डी नन ऑफ दी अबव। तो मरकरी क्या है? जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो थर्मामीटर में यूज़ की जाती है। यदि ये जहाँ पर भी गिरी है यदि उसको वहीं डला हुआ हम छोड़ देते हैं तो बहुत ही डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के पॉइजनिंग कंडीशन हो सकती है ह्यूमंस में, साथ ही साथ एनिमल्स में। तो इसको डिस्पोज करने के लिए हम क्या करेंगे? केयरफुली कलेक्ट करेंगे और साथ ही साथ इसको रीयूज़ कर सकते हैं। फेंकना नहीं है उसको, हमें अच्छे से कलेक्ट करके केयरफुल तरीके से रीयूज़ करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज़। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। तो यूआईपी है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन है 1974, 1985, 1978 और डी 1992। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ था 1985 को। 19 नवंबर 1985 को है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। यहाँ पर जो इमेज दी हुई है इसमें लिखा है वी वाइज गेट योर चाइल्ड फुली इम्यूनाइज्ड। तो ये इमेज दे के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इमेज किसकी है? मिशन इंद्रधनुष की, जो 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका जो एम रखा गया था कि 2021 तक सभी बच्चों को है जो इम्यूनाइज करना है, इंडिया के सभी बच्चों को इम्यूनाइजेशन है जो प्रोवाइड कराना है, जो टारगेट रखा गया था इसका। तो यहाँ पर आपके लिए इस लोगों को याद रखना है, यह मिशन इंद्रधनुष का जो इम्यूनाइजेशन को लेके एक लॉन्च किया गया प्रोग्राम था, 2019 में लॉन्च किया गया था इसको। नेक्स्ट इज स्कॉच टैप स्वैब इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। तो स्कॉच टैप स्वैब है ये किस डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे टेपवॉर्म, पिनवॉर्म, क्रिप्टोस्पोरेडियम और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर स्कॉच टैप है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? पिनवॉर्म इन्फेस्टेशन का पता लगाने के लिए।
स्कॉच टेप है, इसमें क्या किया जाता है, जो एनल सरफेस पर जो पिनबॉम के बहुत सारे स्पोर्स रहेंगे उनको इस स्कॉच टेप में क्या किया जाता है, स्कॉच टेप के हेल्प लेके उनको वहाँ पे चिपकाया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि पिनबॉम है या फिर कुछ अदर डिसीज, कुछ अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है या फिर कोई अदर नेमेटोड्स तो नहीं है जो एक इन्फेस्टेशन क्रिएट कर सकते हैं किसी। जनरली ये बच्चों में देखने को मिलती है कंडीशन, पिनबॉर्म इन्फेस्टेशन, जो एक नेमेटोड्स इन्फेस्टेशन है। उसका पता लगाने के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है वो स्कॉच टेप। और स्कॉच टेप स्वैप किसके लिए किया जाता है, पिनबॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी, पिनबॉर्म। नेक्स्ट इज मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज, सोमवार का बुखार हिंदी में कहा जाए तो मंडे फीवर किसको कहा जाता है, बैगोसिस, वाइसिनोसिस, सीओपीडी या फिर एस्टोसिस। तो मंडे फीवर है जो कहा जाता है, कहलाता है वाइसिनोसिस। जो कॉटन डस्ट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, रेयर लंग्स डिसीज है वाइसिनोसिस। जनरली उन लोगों को होता है जो कॉटन फैक्ट्रीज या फिर कॉटन डस्ट में काम करते हो, तो वो इनहेल करते हैं जो हेम्प, फ्लैक्स और कॉटन के पार्टिकल्स हैं, जो कभी कभी क्या कंडीशन क्रिएट करते हैं, ब्राउन लंग्स डिसीज। एक एक तरीके का इसको ऑक्यूपेशनल अस्थमा भी कह सकते हैं कि काम करते टाइम कुछ ऐसे अस्थमा की प्रॉब्लम होना, सांस लेने की प्रॉब्लम होना, तो क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा। और इसमें लंग्स किस तरीके के देखने को मिलेंगे, ब्राउन लंग डिसीज, इसीलिए इस डिसीज को ब्राउन लंग डिसीज भी कहा जाता है। और जनरली यदि एग्जाम में आता है कि वाइसिनोसिस किसके कारण होता है, तो ये कॉटन डस्ट में काम करने के कारण है। जो कॉटन डस्ट में लोग काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उन लोगों को जनरली ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसी के लिए मंडे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज रेबीज फ्री जोन इन इंडिया। भारत में रेबीज फ्री जोन किसको कहा गया है, जहां पर पिछले 2 से 3 साल से एक भी रेबीज का केस नहीं आया है, इसीलिए उस जोन को रेबीज फ्री जोन है जो घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और डी कर्नाटका। तो यहाँ पर इंडिया में जो एक ही जोन है जिसको रेबीज फ्री जोन माना गया है वो है लक्षद्वीप। वहाँ पर पिछले 2 साल से एक भी, 2 से 3 साल हो गए हैं तब से एक भी रेबीज का केस नहीं आया है, इसीलिए इंडिया में जो रेबीज फ्री जोन है वो क्या है, वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट इज विच इज द रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन इन इन्फेंट। बच्चों में, सॉरी इन्फेंट्स में डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेड साइट है, सेफ साइट है, वो कौन सी है। ऑप्शन है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, फोर आर्म, डेल्टॉइड मसल्स और डी ग्लूटियल मसल्स। तो डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए इन्फेंट में जो रिकमेंडेड साइट है वो है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, क्योंकि ये है जो सबसे सेफेस्ट एरिया इन्फेंट्स में डीपीटी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का। साथ ही साथ यहाँ पर बीसीजी जो डीपीटी वैक्सीन है, सॉरी, उसका जो एब्जॉर्प्शन है उस वैक्सीन का वो बहुत अच्छे से होगा और साथ ही साथ नर्व इंजरी होने के चांस भी बहुत ही कम रहेंगे, मिनिमाइज चांस रहेंगे नर्व इंजरी होने के। इसीलिए इन्फेंट्स में डीपीटी वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के लिए बेस्ट रिकमेंडेड साइट है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट इज डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड आर कॉल्ड। ऐसी डिसीज जो वाटर और फूड के थ्रू ट्रांसमिट होती है वो किस तरीके की डिसीज कहलाएगी। ऑप्शन है वेक्टर बॉर्न, फॉमिट बॉर्न और डी व्हीकल बॉर्न और डी एयर बॉर्न। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए बताना कि जो वाटर और फूड से ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है वो कौन सी है। तो जनरली कोई ऐसी डिसीज जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी और दूसरे एनिमल्स में जा रही हो तो वो किस तरीके की डिसीज कहलाती है, वो कहलाती है व्हीकल बॉर्न डिसीज। वाटर और फूड क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी, व्हीकल बॉर्न। व्हीकल बॉर्न ट्रांसमिशन का मतलब होता है कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसी डिसीज के एजेंट को, कॉजिंग एजेंट को कैरी करे और किसी दूसरे होस्ट तक ये चीज पहुंचाए, तो वो कहलाती है वाटर बॉर्न और व्हीकल बॉर्न डिसीज। जनरली यहाँ पर फूड और वाटर ये दोनों चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो किसी भी तरीके के कॉजिटिव एजेंट को कैरी करेंगे और दूसरे तक उसको ट्रांसमिट कर सकती हैं, तो ये किस तरीके की डिसीज कहलाएंगी, व्हीकल बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट यहाँ पे जो अदर ऑप्शन दिए हुए हैं फॉमिट बॉर्न, जैसे कि अभी रिसेंट में कहा जा सकता है कि कोई भी सामान हम बाहर से लेके आते हैं, कोविड-19 चल रहा है तो
कहते हैं फॉमिट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फॉमिट है क्या वो भी पता होना चाहिए। फॉमिट ट्रांसमिशन रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज बाय ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के द्वारा। यदि हम कुछ वेजिटेबल्स लेके आते हैं, कुछ भी घर के लिए ग्रॉसरी लेके आते हैं, यदि हम उसको क्लीन नहीं करते हैं तो हो सकता है उस पर कुछ ऐसे फॉमिट्स हो, कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हो जो हमें भी हार्म कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिसीज़ क्या कहलाती हैं? फॉमिट बॉर्न डिसीज़। और ये जनरली किसी ने भी मान लेते हैं कि हम किसी को कोविड-19 है, उसने किसी भी चीज़ पे ऐसे स्नीजिंग की, कफिंग की, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उस चीज़ पे जाके चिपक गए, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उसके लिए एक फॉमिट बन जाएगी, ट्रांसमिशन के लिए एक मोड बन जाएगी। वो वही आइटम कोई दूसरा पर्सन आके ले जाता है। तो इस तरीके का ट्रांसमिशन क्या कहलाएगा? फॉमिट बॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है वेक्टर बॉर्न। तो ऐसी डिसीज़ हैं जो ह्यूमन या फिर दूसरे एनिमल से बाय ब्लड फीडिंग के थ्रू पहुंचती हैं। यदि वेक्टर बॉर्न डिसीज कैसी डिसीज है? दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स बाय ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड्स। जैसे कि ये एक तरीके की ब्लड फीडिंग एंथ्रोपोड्स से होने वाली डिसीज वेक्टर बॉर्न डिसीज, जैसे कि मच्छर मान लो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट के आता है, फिर वो भी इन्फेक्टेड आपको भी काट देता है, तो एक वेक्टर बन गया, बीच का एक जो एजेंट बन गया। टिक्स डिसीज, फ्लीज है। इस तरीके की डिसीज किस में आएंगी? वेक्टर बॉर्न डिसीज में। डेंगू फीवर, मलेरिया, लाइमी डिसीज, वेस्ट नील वायरस, ये सभी एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट आती है एयर बॉर्न ट्रांसमिशन। तो एयर बॉर्न ट्रांसमिशन जनरली जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जैसे अभी कोविड-19 को भी एयर ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इन्फेक्शन माना गया है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंजा हो गई, कफिंग, स्नीजिंग, इसके थ्रू जो चीज़ें फैले वो किस में आती हैं? एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है जून 5, जुलाई 5, जनवरी 5, डी मई 5। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है उसके लिए हर साल 5 जून को है जो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी थीम आप याद रखिए, 2020 में इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है, इसकी थीम थी 2020 की। जून 5 को हर साल है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो इस बार कोलंबिया ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया है। सो आई होप गाइज आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।